गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे बेटा पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के प्रश्न उत्तर। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? उत्तर है हमारा, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने ज़माने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान ज़माने की तुलना में अपना ज़माना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं। इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। यह तर्क संगत नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, वह सदैव एक सा नहीं रहता। समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है। प्रश्न नंबर 2 है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? राम स्वरूप ने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर BA पास कराया, परंतु उसके विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छुपाना चाह रहे थे। यह एक मजबूर पिता की ओर इशारा करता है, जो समाज की दकियानुसी सोच के आगे झुकने पर विवश हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह इसलिए उचित नहीं है क्योंकि वह उमा की उच्च शिक्षा रूपी उस तथ्य को छिपा रहे हैं जिसके लिए न उमा ने कोई पाप किया है न चोरी। इसके अलावा विवाह जैसे मांगलिक कार्य में झूठ का सहारा लेना तनिक भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर रिश्ते अधिक समय तक नहीं टिकते। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखने हैं इस पर। उत्तर है हमारा, दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद जी के विवाह बिजनेस व्यापार धंधे की तरह है। वह अपने बेटे का विवाह करवा कर एक ऐसी पुत्र वधू लाना चाहते जो उनके इशारों पर चले। वे सौदा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर तसल्ली कर लेना चाहते थे कि सौदा सही भी है या नहीं। उनके लिए वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं था। दूसरी तरफ राम स्वरूप जी अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाते हैं, परंतु उसके विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छुपाने की कोशिश करते हैं। माना इन सब में उनकी मजबूरी है, परंतु ये तर्क संगत नहीं लगता कि ऐसे घर में अपनी शिक्षित लड़की का हाथ सौंपने को तैयार हो गए जहां उनकी पुत्री व उसकी शिक्षा का मोल ही ना हो। प्रश्न नंबर 5 है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर है हमारा, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है तथा सीधी तरह बैठ नहीं पाता। शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हमारा उत्तर है, समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। उमा शिक्षित, निडर, साहसी एवं चरित्रवान है। जहां एक और माता पिता का सम्मान रखते हुए वह गोपाल प्रसाद जी व उनके लड़के शंकर के सम्मुख खड़ी हो जाती है, उनके कहने पर वह गीत भी गाती है, तो दूसरी तरफ निर्भयता पूर्वक गोपाल जी को उनकी कमियों का एहसास कराते हुए तनिक भी नहीं हिचकिचाती। इसके विपरीत चरित्रहीन शंकर स्वयं तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, परंतु वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी भी उच्च शिक्षा प्राप्त करे। अतः समाज को शंकर जैसे व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है।
प्रश्न नंबर 7 है हमारा, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है यह एकांकी समाज में व्याप्त विकारों पर कटाक्ष करती है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है, बिना रीढ़ का। इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और न ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर सिवाय बोझ के कुछ नहीं होते। यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर है हमारा, इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु सबसे सशक्त पात्र बनकर जो उभरता है वह उमा का ही है। उमा की उपस्थिति भले थोड़े समय के लिए थी, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 9 है, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। राम स्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। राम स्वरूप एक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति हैं। वे औरतों की शिक्षा के पक्षपाती हैं, इसलिए अपनी पुत्री को भी पुत्र के समान ही उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। राम स्वरूप जी अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए उसके भविष्य की चिंता उन्हें सताती रहती है और इसी कारणवश वह अपनी पुत्री की शिक्षा भी लड़के वालों के आगे छिपा जाते हैं। राम स्वरूप जी समझदार व्यक्ति हैं। वे कई जगह गोपाल प्रसाद जी की गलत बातों का जवाब भी समझदारी पूर्वक देते हैं। अब गोपाल प्रसाद की विशेषताएं हैं। गोपाल प्रसाद एक रोबदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वकालत में होने के कारण अभिमान उनके व्यक्तित्व से टपकता है। गोपाल जी एक हंसमुख प्रवृत्ति के इंसान हैं। बात बात पर मजाक करना उनका स्वभाव है। गोपाल प्रसाद जी एक चतुर व्यक्ति हैं, इसलिए अपने बीमार व चरित्रहीन बेटे के लिए एक कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, ताकि वो कभी उनके सम्मुख आवाज न उठा सके। प्रश्न नंबर 10 है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? उत्तर है हमारा, इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यह एकांकी स्त्री पुरुष की समानता का पक्षधर है। लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना, बेटियों के विवाह के समय माता पिता को होने वाली परेशानियों को उजागर करना, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना, स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर है हमारा, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। तो पहला है हमारा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए, सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलवाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं, महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए, कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से राइट डाउन करने हैं। ओके, बाय क्लास।